अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपने दूसरे रोज़े की फुल रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह इबादत, घर के काम, इफ्तारी की तैयारी और हर चीज़ को टाइमली मैनेज करती हूँ। क्योंकि जब माह रमज़ान आता है ना, हर औरत के दिमाग में यही सोच होती है कि घर के कामों को, इबादत को, हर चीज़ को किस तरह से लेकर चलना है। क्योंकि जब रोज़ा होता है उसके साथ घर के काम करके इंसान की जो एनर्जी है ना, बहुत हद तक ड्रेन हो जाती है। हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आपकी इस मुश्किल का हल लेकर आ गई है आज आपकी प्यारी आपी। आपने व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहना है। आपके साथ बहुत ही काम की टिप्स शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आज की जो सबसे पहली टिप है ना, वो सिर्फ़ रमज़ान के हवाले से नहीं बल्कि हमारी आम रूटीन के हवाले से भी है कि जितना हमारे घर में सामान कम होता है ना, उतनी हमारी जो सफाई है और जो घर की मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइज़ेशन है ना, वो आसान हो जाती है। कुछ टाइम पहले मैंने ये डिनर सेट लेके रखा था, लेकिन बस निकाला नहीं था। वो होती है ना हम औरतों को एक आदत कि जब नई चीज़ आ जाती है ना, तो बस दिल को तसल्ली होती है और हम कहते हैं यार पहले पुरानी वाली थोड़ी-सी यूज़ कर लें और थोड़ी वो पुरानी हो जाए, फिर नई चीज़ निकालेंगे। तो मैंने सोचा कि माह रमज़ान से ज़्यादा बेस्ट मौका कौन-सा हो सकता है कि जो मेरी पुरानी प्लेट्स और बर्तन हैं, मैंने सोचा किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाएँ। वो बिल्कुल ठीक हालत में थे, आपने मेरी वीडियोज़ में देखे ही होंगे मेरे बर्तन। अच्छा, एक बात याद रखा करें कि जब भी कोई चीज़, कोई कपड़े, जूते, सामान किसी को देना हो ना, तो वो इतना ज़्यादा घिसा के और पुराना करके ना दिया करें कि जो अगला इंसान है ना, वो उसको यूज़ करने के काबिल ही ना रहे। जो चीज़ हम खुद अपने लिए यूज़ नहीं कर रहे, वो दूसरा इंसान किस तरह से यूज़ करेगा। तो कोशिश किया करें कि आपका जो सामान आप काफ़ी सारे अरसे से यूज़ कर रही हैं और अब आपका यूज़ करने को दिल नहीं कर रहा, या आपके पास इतने वसाइल हैं कि आप नया सामान ख़रीद सकती हैं, तो साथ के साथ ना जो पुरानी चीज़ें हैं वो किसी ज़रूरतमंद को लाज़मी दे दिया करें, ताकि आपके घर में बरकत हो और जो सामान का खिलारा है ना, वो भी कम से कम हो सके। क्योंकि हम चीज़ें इकट्ठी करते रहते हैं और जितना घर में सामान होता है उतनी ही सफाई का जो काम है ना, मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहली घर की सफाई को और कामों को आसान बनाने की जो टिप है ना, वो यही है कि डीक्लटर किया करें। जो पुराना सामान है साथ के साथ किसी ज़रूरतमंद को देते रहा करें, ताकि जो नया सामान है आप यूज़ कर सकें और जो पुराना सामान है उसकी वजह से स्पेस भी ज़्यादा यूटिलाइज़ ना हो। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो पता ही होगा कि जो पहली अफ्तारी थी वो मैंने अपनी मम्मा की तरफ की थी। तो आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा था और मैंने पहली अफ्तारी अपने किचन में बनानी थी, लेकिन उससे पहले कुछ काम थे जो मैंने करने थे। यहाँ पर एग्स आए हुए थे तो मैं उनको उनकी ट्रे में लगा रही थी। अच्छा, अगर आप भी अपने किचन को हर वक्त चमकता हुआ और ऑर्गेनाइज़ करना चाहती हैं ना, तो चीज़ों को साथ के साथ समेटने की आदत डालें। और अब आ जाती है जी हम औरतों की सबसे बड़ी मुश्किल कि रोज़े के साथ घर के काम किस तरह से करने हैं। अब मेरी जिन बहनों के पास हेल्पर नहीं है, उन्होंने हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी होती है ना, रोज़ा भी होता है, बच्चों ने स्कूल से जाना होता है, स्कूल से आगे खाना चाहिए होता है क्योंकि बच्चे छोटे तो रोज़ा नहीं रखते। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसान की जो एनर्जी है ना, वो दिन के शुरू में ही डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपने रोज़े के साथ कोशिश करनी है कि सुबह सहरी के बाद जो भी बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए हैं, किचन को साफ़ करके और बर्तन को वॉश करके सोएं और सुबह उठ के ना पहले उन कामों से स्टार्ट करें जिसमें जो है ना एनर्जी हमारी कम लगती है। मिसाल के तौर पे कि रोज़े के साथ ना सुबह उठते ही आपने कोई भारी भरकम और ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं करना। ये ना हो कि आप सुबह उठें और जी फ़ौरन के फ़ौरन आप कपड़े धोने बैठ गई हैं, पर्दे धोने बैठ गई हैं। मतलब मुश्किल काम आपने ना इफ्तारी के बाद के लिए रख लेने हैं। और अच्छा, मैं ये भी बताऊँगी कि इफ्तारी के बाद ना किस तरह आप कामों को कर सकती हैं, क्योंकि इफ्तारी के बाद भी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो सुबह उठ के जब बच्चे स्कूल चले जाएँ और हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ, तो सबसे पहले जो आपका रूम है, अब मेरा तो एक ही रूम है तो मैंने उसी को समेटना होता है। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना कि एक ही रूम है या पूरा घर है, भई काम सबके होते हैं। हाँ, जो बड़ा घर है उसकी सफाई थोड़ी-सी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में तो मेरी जिन बहनों के पास मेरी तरह एक ही कमरा है ना, उनके लिए भी एक हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहीं पे खाना है, वहीं बच्चों ने रहना है, एक ही कमरा है, तो हर वक़्त उसकी मेंटेनेंस और सफाई का ख़्याल रखना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। और मैं आपको बता रही थी कि सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाएँ, हस्बैंड ऑफ़िस चले जाएँ, तो छोटे-छोटे हल्के-फुल्के कामों से सफाई का आगाज़ किया करें। जिस तरह कमरे के जो भी बिस्तर वगैरह हैं, उन्हें समेट लें, डस्टिंग वाला काम कर लें, बेडशीट्स वगैरह चेंज कर लें। इस तरह हल्के-फुल्के कामों से अगर आगाज़ करेंगी ना, तो शुरू में ही जो आपकी एनर्जी है वो ड्रेन नहीं होगी। वरना ना इंसान को जब भारी-भारी हम काम करते हैं, बेशक अभी मौसम ठंडा है लेकिन प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है। आपने दिन के आगाज़ में कोशिश करनी है कि छोटे-मोटे काम करें। जिस तरह यहाँ पर ना मिरर मेरा बड़ा गंदा हुआ हुआ था। मेरी बेटी आमना है ना, वो ड्रेसिंग टेबल पे खड़ी हो जाती है और जो हाथ हैं घी वाले या कुछ भी उसने खाया होता है वो शीशे पे लगा रही होती है। तो टाइम टू टाइम ना अपनी इन छोटी-मोटी जो चीज़ों की क्लीनिंग है उसका ख़्याल रखा करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम साथ के साथ सफाई के काम करते रहेंगे ना, तो कोई भी जो काम है वो पाइल अप नहीं होता और घर हमेशा साफ़-सुथरा रहता है।
और अगर आपके घर में भी कारपेट है, वैसे पहले मेरे पास कारपेट था इसीलिए मेरे पास ये ब्रश है, तो ये एक प्लास्टिक की तारों वाला ब्रश मिलता है, बड़ा यूज़फुल है। अगर आप इससे कारपेट की सफाई करें ना तो सारे बाल और जो मिट्टी है वो बहुत ईज़िली ये निकाल देता है और आपको ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब तो मैंने मार्बल टाइल्स लगवा ली हैं, तो मेरे जो फुट मैट है ना इसको साफ़ करने के लिए अक्सर मैं इस प्लास्टिक वाले ब्रश को यूज़ करती हूँ। अगली यूज़फुल टिप ये होने वाली है कि अगर तो आपका घर मेरी तरह छोटा है, जिस तरह मेरे पास एक रूम है, किचन है और बाहर छोटा-सा एक सहन है, तो ज़्यादा ना मेहनत नहीं लगती। बहुत फटाफट से इस तरह मैं खड़े होके झाड़ू लगा देती हूँ और पोछा वगैरह लग जाता है तो सफाई हो जाती है। लेकिन मेरी जिन बहनों के घर बड़े हैं, वो अलग रहती हैं या काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली है तो घर भी बड़ा होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने दिन सेट कर लेने हैं। मतलब एक दिन में 1 कमरा साफ़ कर लें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 जगहें साफ़ कर लें। पूरा घर अगर साफ़ करने बैठेंगी ना तो आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। फिर ना ही आपके अंदर एनर्जी रहेगी कि आप इबादत करें, नमाज़ कुरान करें और घर के काम करें। तो इसीलिए आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं थकाना। अगर आपका बड़ा घर है ना तो आपने अपना एक प्लान बना लेना है, एक रूटीन सेट कर लेनी है कि आज आपने इस जगह को क्लीन करना है, नेक्स्ट डे इस जगह को क्लीन करना है। पूरे घर की अगर क्लीनिंग करने बैठ जाएंगी ना तो फिर आपसे कुछ नहीं किया जाएगा। अच्छा, मुझे बहुत कमेंट्स आती हैं और मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं अपने बेड के ऊपर रूम में किस चीज़ का स्प्रे करती हूँ। तो ये है जी कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर और इसके अंदर ना मैंने पानी मिक्स करके रखा हुआ है। अगर आप भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं और आपका अटैच वॉशरूम है, एक ही रूम है, तो फिर ना अक्सर वो वॉशरूम वाली स्मेल रूम में आ रही होती है और इतना कोई बुरा लग रहा होता है। तो आप ना ये 250 रुपये का कम्फर्ट फैब्रिक कंडीशनर आता है, ये मंगवा के रख लिया करें, ग्रोसरी में लाया करें और इसका स्प्रे बना के ना हल्का-फुल्का वॉशरूम में और रूम में स्प्रे करती रहा करें। बहुत ही अच्छी इसकी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है। अच्छा, जब घर के काम वगैरह हो जाते हैं ना तो सबसे पहले इफ्तारी की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया था कि शरबत के लिए ना चीनी मिक्स करके जामे शीरी डाल के और शरबत पूरा रेडी करके ना फ्रिज में रख दिया था। हल्का-फुल्का ठंडा भी हो जाएगा। और अच्छा, आप जिस भी चीज़ में, जिस जग या बाल्टी में शरबत बनाती हैं ना, आपने एक दिन हिसाब कर लेना है कि इसमें इतनी चीनी डलनी है। क्योंकि रोज़े की हालत में हम चख तो सकते नहीं हैं, तो मुझे बस इस तरह का हिसाब है। पिछले साल से मुझे पता है कि ना 1 जग के अंदर 5 चम्मच चीनी डलेगी और वो बिल्कुल एक्यूरेट मीठा होता है, ना ज़्यादा होता है, ना कम होता है। तो इस तरह ना आपने अंदाज़े कर लेने हैं। और अगर तो आपकी भी बड़ी फैमिली है ना और इफ्तारी में काफ़ी सारा सामान बनाना होता है, तो इसलिए आप ना ये सारे छोटे-मोटे काम पहले करके रख लें। मतलब नमाज से पहले, ज़ोहर की नमाज से पहले। और बाकी अगर तो आपने वो रोल, समोसे, शामी कबाब फ्रिज में बना के रखे हुए हैं ना, उससे भी आपकी जो लाइफ़ है वो काफ़ी आसान हो जाती है और आपका किचन में कम टाइम स्पेंड होता है। यहाँ पर जी ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो बस मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुरान पाक पढ़े। इस रमज़ान में आपने कोशिश करनी है कि घर के कामों की इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले हम सब ने ही घर की डीप क्लीनिंग की होती है। इसीलिए डेली बेसिस पर आपने सिर्फ वही वाली सफाई करनी है कि जो आपका घर है ना वो साफ़ हो जाए और ऑर्गेनाइज लगे और फैला हुआ ना लगे। बाकी कोई भी आपने मुश्किल काम या डीप क्लीनिंग वाला जो काम है ना वो रोज़े के साथ नहीं करना, क्योंकि इससे ना हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ज़ोहर के बाद तक बच्चे भी घर आ चुके होते हैं, उन्हें स्कूल से आके खाना वगैरह खिला के आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, ताकि आपके अंदर ना थोड़ी-सी जो एनर्जी है वो आ जाए। क्योंकि रोज़े के साथ पानी नहीं पीना होता ना तो इंसान की एनर्जी बहुत डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ 3 साढ़े 3 का टाइम था और मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अच्छा, बेशक मेरी रूटीन है कि अब हम इफ्तारी के अंदर जो मर्ज़ी मैं बना लूँ, साथ में ना थोड़ा बहुत सालन मैं लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि 9-10 बजे तक ना रात हल्की-फुल्की भूख लग जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि 1 या 2 दिन, बल्कि 2-3 दिन का सालन जो है ना इकट्ठा बना के रख लेना है। इससे भी आपका टाइम है वो काफ़ी सारा बचेगा। और वैसे भी रोज़े में हम पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट ये सब कुछ खा लेते हैं, तो खाना कम ही खाया जाता है। तो यहाँ आज मैं बना रही थी चिकन का कोरमा और मैंने सोचा था कि आज हम कोरमे के साथ रोटी खा लेंगे और अगले दिन ना मैं इसी सालन के अंदर चावल डाल दूँगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा आप भी अक्सर इस तरह करती होंगी। अक्सर हमारे घरों में होता है कि जो सालन बच जाता है ना तो उसके अंदर चावल डाल दिए जाते हैं, बहुत क्विकली बन जाते हैं। थोड़े से स्पाइसेस मज़ीद ऐड करो, पानी डालो, चावल डालो और बस जी चावल रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपकी भी छोटी सी फैमिली और अपने टाइम को आप मैनेज करना चाहती हैं और स्पेशली अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। छोटे बच्चों की माँओं का काम जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तो आपने इस तरह करना है कि 2 दिन का खाना बना के ईज़िली रख लेना है और उसको यूज़ कर लेना है, क्योंकि रमज़ान में इतना ज़्यादा कोई स्पेसिफ़िकली खाना खाया नहीं जाता, क्योंकि हम इफ्तारी का सामान खा लेते हैं। और घर के कामों में हर चीज़ में ना आपने अपने अज़कार को, इबादत को बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ ना असर के बाद मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के तस्बीह पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे पता है घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, हर चीज़ के लिए टाइम मैनेज करना ना मुश्किल हो जाता है। और साथ जब आप घर के काम कर रही हो, स्पेशली इफ्तारी की तैयारी कर रही हो ना, तो अपने मुँह में जो पहले अशरे की दुआ है या हय्यू या कय्यूमु बिरहमतिका अस्तगीस वो पढ़ती रहें, या मोबाइल के ऊपर कुरान पाक की तिलावत लगा लें। इस तरह ना आपको सवाब भी मिलेगा। वैसे तो रमज़ान में ये सहरी इफ्तारी बनाने का ही हम औरतों को काफ़ी सवाब मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमने इबादत भी तो करनी है ना।
और आप सबको ही पता है, अगर आपने व्लॉग्स देखे हुए हैं, कि मैंने पकौड़ा मिक्स भी बना के रखा हुआ है, दही बल्ले बना के भी फ्रीज़ कर लिए थे, चने भी मैंने जो है ना बॉयल करके रखे हुए थे। तो इन छोटे-छोटे कामों की वजह से ना, पहले की प्लानिंग और तैयारी की वजह से भी काम काफ़ी आसान हो जाता है इंसान का। तो बस आज मैंने वो पकौड़ा मिक्स निकाला था। आज पहला दफ़ा मैं इफ्तारी बना रही थी ना, तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कि पकौड़ा मिक्स कितना यूज़ होना है। तो अगर अभी तक आपने ये सारी चीज़ें बना के नहीं रखी ना, आपको टाइम नहीं मिला था, तो अभी तो रमज़ान की सिर्फ शुरुआत ही हुई है। तो आप ना ये छोटे-छोटे काम करके रख लें, जिस तरह समोसे वगैरह बना के फ्रीज़ कर लें, शामी कबाब बना लें, और ये जो पकौड़ा मिक्स है, ये तो लाज़मी बना के रख लें, क्योंकि पकौड़े एक ऐसी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हम सबके घरों में बन रहे होते हैं। और वैसे भी रोज़े की हालत में फिर हम नमक मिर्च वगैरह टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ये पकौड़ा मिक्स की रेसिपी देखनी है ना, तो ये चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, और इससे ना आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, ये जो हमने रमज़ान में पहले से तैयारी करके रखी हुई है ना, बेशक उस दिन बहुत टाइम लग रहा होता है, हम थक रहे होते हैं, लेकिन आपकी इस पहले की जो प्रिपरेशंस है ना, आपकी इफ्तारी का जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। जैसे आज मैंने सिर्फ बेसन निकाला था, उसके अंदर पानी मिक्स किया था, आलू के पकौड़े बना लिए थे, ये मैंने स्प्रिंग रोल्स भी बना के रखे थे, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैंने स्प्रिंग रोल फ्रीज़र से निकाले थे, और उनको मैं फ्राई कर लूँगी। इमली की चटनी भी मैं पहले ही बना के रख चुकी थी, दही बल्ले जो मूँग दाल के हैं वो भी मैंने पहले ही बनाए हुए थे। मतलब ऑलमोस्ट जो मैंने सारी तैयारियाँ ना वो पहले से करके रखी हुई थी। अच्छा, नो डाउट पहले से आपने जो मर्ज़ी कुछ किया हो, लेकिन इफ्तारी के लिए आपको किचन में खड़ा होना पड़ता है और काम करना पड़ता है। इसीलिए ना बीच में आपने छोटे-छोटे ब्रेक्स लेने हैं। लगातार खड़े-खड़े काम करेंगे ना, तो एक तो कमर में, टाँगों में दर्द होगा, दूसरा आपको रोज़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपसे कोई काम नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मेरी 80% इफ्तार की तैयारी हो गई थी। दही बल्ले पहले से बना के रखे हुए थे, तो बस मैंने दही को फेंटा था और इसको ऐड कर दिया था दही बल्लों के अंदर। इमली की चटनी डाली थी, और एक ये मैं स्पेशल मसाला बनाती हूँ दही बल्लों पर डालने के लिए। आप लोग भी लास्ट में बना के रख लें, बड़ा अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। ज़ीरा भूनना है आपने, और जो साबुत गोल मिर्चें होती हैं उन दोनों को तवे पे भून के ग्राइंड कर लेना है, और इसको आप अपने अगर चना चाट में और दही बल्लों में ऐड करेंगी ना, तो बहुत ही अच्छा जायका आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर सालन ऑलमोस्ट डन होने वाला था, और साथ ही स्प्रिंग रोल्स को मैं फ्राई कर रही थी, और इफ्तारी जी हो गई थी रेडी। अच्छा, ये जो आपको कटोरियों में सामान नज़र आ रहा है ना, ये मेरी इन-लॉज़ मतलब मेरी सास ने मुझे भेजा था। हम एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ, किचन हम सबके सेपरेट है। ये थी जी मेरी पहली इफ्तारी। वैसे टेक्निकली दूसरा रोज़ा है, लेकिन इफ्तारी मैंने पहली बनाई थी आज अपने किचन में। तो वो मेरी सारी बहनें जिन्हें मसला हो रहा होता है ना, कि उन्होंने घर के काम, छोटे बच्चे और हर चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप प्लानिंग करके रख सकती हैं। पहले से चीज़ों को फ्रीज़ कर लें और अपने काम को आसान बना लें। चलें जी, इफ्तारी के बाद जो दूसरा बड़ा काम होता है, वो है जी इफ्तारी के बर्तन वॉश करना और हर चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि जो किचन की हालत है वो हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो आपने कोशिश करनी है कि इफ्तार से फ्री होने के बाद अगर चाय पीनी है, चाय पी लें, नमाज़ वग़ैरह पढ़ें, आधा घंटा थोड़ी देर आप रेस्ट कर लें, लेकिन उसके बाद आपने हिम्मत करके उठना है और कोशिश करनी है कि जो पूरा किचन है ना, उसे क्लीन कर लेना है। क्योंकि फिर अगर सहरी तक आप ये सारे बर्तन इसी तरह पड़े रहने देंगी, तो वो मज़ीद बर्तन इकट्ठे हो जाएँगे, और जो आपका काम है ना वो डबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि इफ्तारी के बाद ना हिम्मत नहीं होती, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन यार ये तो हमारी अपनी नीयत और दिल पे डिपेंड करता है। अगर हम हिम्मत करें ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं थकती नहीं हूँ, थकती हूँ यार मैं भी। इनफैक्ट कल मेरी कमर में कोई शदीद किस्म का दर्द हो रहा, लेकिन अगर इंसान साथ-साथ काम ना करे ना, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं पाइल अप, और फिर बाद में सफाई करना, बर्तन वॉश करना बड़ा मसला हो जाता है। इसलिए आपने इफ्तारी के बाद हिम्मत करनी है, अल्लाह का नाम लेना है, और बस मुँह में अस्कार और दुआएँ पढ़ते रहनी है, और हर चीज़ को ना समेट लेना है। और पूरा दिन इस चूल्हे के ऊपर इफ्तारी बनी थी, ऑयल वगैरह गिर जाएगा, तो आपने इसको भी क्लीन लाज़मी कर लेना है। साथ ही ये जो हमारा काउंटर टॉप है ना, इसको भी आपने अच्छे से स्पंज से, बल्कि कोई भी लिक्विड डिश वॉश या जो भी क्लीनर आप यूज़ करती हैं ना, उससे क्लीन करके साफ़ कर लेना है। क्योंकि जब हम इफ्तारी किचन में बनाते हैं ना, और स्पेशली अगर आपका छोटा किचन है, तो कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है, और अगर काउंटर टॉप के ऊपर कुछ भी गिरा हुआ हो ना, कोई भी छोटे-मोटे ज़र्रे गिरे हुए, तो फिर वहाँ पर चूंटियाँ और मक्खियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, मेरे किचन में पता नहीं इतनी सफाई होती है, आप सबको ही पता है, लेकिन फिर भी ना कहीं से मक्खियाँ आ जाती हैं। हालाँकि मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ सफाई का। मुझे अच्छी अच्छा, तरह अगर इस पता तरह है आप भूल इफ्तारी भक्ते के बाद हैं। आधा घंटा लगा के किचन क्लीन कर लेंगी और बर्तनों को वॉश कर लेंगी ना, तो फिर सहरी में आपके लिए बहुत आसानी होगी। एक तो किचन साफ़-सुथरा होगा, और बस फिर आपको सहरी के बर्तन ही धोने पड़ेंगे। रमज़ान में एक आधा जो आपने लाज़मी अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेनी है ना, वो ये है कि आपने साथ-साथ बर्तनों को वॉश करना है। क्योंकि अगर आप बर्तन इकट्ठे करेंगी, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ना ढेर लग जाता है, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब आप एंड में सफाई करेंगी इफ्तारी के बाद, तो आपने वो जो अपने चूल्हे के पीछे वाली दीवार है ना, उसको साफ़ करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्योंकि जब हम कोई भी फ्राई करने वाला काम करते हैं ना, तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो छींटें हैं वो उड़ती ही उड़ती हैं।
और मुझे याद आ गया, मेरी एक सब्सक्राइबर है ज़ुबैदा असलम, उन्होंने कहा था कि मेरा नाम लीजिएगा, तो ज़ुबैदा चले मैंने आपका नाम ले लिया है, मुझे याद आ गया था। थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देखती हैं और उन्हें पसंद भी करती हैं। अच्छा, एक लास्ट टिप ये कि जब आप बर्तन वॉश कर लें, सारा किचन साफ़ कर लें ना, तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। मुझे पता है इस वक्त तक इंसान के एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हुए होते हैं, मैं खुद यहाँ पर बहुत थकी हुई थी, लेकिन जहाँ इतना सब कुछ कर लिया है, सुबह से चल सो चल वाला हिसाब चल ही रहा है, तो आपने जो सिंक है ना उसको भी लाजमी वॉश करना है, क्योंकि जब तक किचन का सिंक साफ़ नहीं होता ना, आप जितना मर्जी सफाइयाँ कर लें, वो ना जो एक नीट और क्लीन वाली लुक है वो आ ही नहीं रही होती। तो आपने जहाँ पर आधा घंटा लगा के बर्तन वॉश कर लिए है ना, तो 1 मिनट लगा के सिंक को लाजमी क्लीन करना है। जिस चीज़ के अंदर आप अपने स्पंज वगैरह रखती हैं ना, उसको भी साथ के साथ वॉश कर लें और कपड़े से सारे स्लैब को खुश कर लें, काउंटर टॉप को साफ़ सुथरा कर लें। और जो मेरी बहनें पूछ रही होती हैं ना कि आप ही हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ ना कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता, बच्चे बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो आप ये किया करेंगे, जब किचन के काम कर रही हो कुछ भी, तो आप बैकग्राउंड में ना अपने मोबाइल के ऊपर कोई भी कुरान पाक की तिलावत वगैरह लगा लिया करें। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन में कुरान की ऐप डाउनलोड कर लें। मोबाइल तो ऑलमोस्ट हम सभी हर टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर ना कुरान पाक पढ़ना आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अच्छा, सारा किचन क्लीन करने के बाद मैंने लगे हाथ ना झाड़ू भी लगा ली थी, क्योंकि नीचे ना छोटे-मोटे ज़रे गिर जाते हैं, तो मैंने कहा किचन में झाड़ू भी लगा दूँ। और बस ये आज का रात का आखिरी काम था कि मैं 1-2 रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मुझे भी हल्की-सी भूख लग गई थी और आमना ने भी खाना खाना था। यहाँ पर पूरा दिन गुज़र गया था और मेरी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुके थे। हालाँकि मैंने बहुत प्लानिंग के तहत और ब्रेक्स ले लेके काम किया था, लेकिन फिर भी जो है वो है। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है, मुझे लाज़मी बताना है कि व्लॉग आपको कैसा लगा है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।